नमस्कार। मोशन के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किनेमैटिक्स की, जो असल में मूवमेंट को समझने का एक बहुत ही शानदार विजुअल ब्लूप्रिंट है। अगर आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक घूमता हुआ लट्टू कैसे डगमगाता है या फिर कोई रॉकेट आसमान में कैसे उड़ान भरता है, तो यकीन मानिए आज का ये ट्यूटोरियल उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला है। इसे बिल्कुल एक बेसिक ट्यूटोरियल के रूप में डिजाइन किया गया है ताकि आपकी बुनियादी बातें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये किनेमैटिक्स है क्या? अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसे शुद्ध रूप से गति यानी मोशन की ज्योमेट्री कहा जा सकता है। यह क्लासिकल मैकेनिक्स का वो हिस्सा है जो कोऑर्डिनेट्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये मैप करता है कि इस भौतिक दुनिया में चीज़ें मूव कैसे करती हैं। आप इससे मोशन की भाषा का व्याकरण भी मान सकते हैं। अब मोशन की ज्योमेट्री में सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर क्या है? देखिए, एक तरफ होते हैं हमारे रेडियल या लीनियर आयाम, जिसका सीधा सा मतलब है एक सीधी रेखा में आगे या पीछे जाना, और दूसरी तरफ आते हैं एंगुलर या रोटेशनल आयाम, जहां मूवमेंट किसी एंगल पर घूमकर होता है। ये बिल्कुल सीधे चलने और एक ही जगह पर गोल गोल घूमने के बीच का आर्किटेक्चरल अंतर है। तो चलिए आज के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम किनेमैटिक्स की ज्योमेट्री को समझेंगे, फिर कार्टेशियन बेसलाइन पर बात करेंगे। इसके बाद रोटेशन की चुनौती को समझते हुए हम 3D स्पेस में एंट्री लेंगे। आखिर में सही सिस्टम चुनने का तरीका और स्टूडेंट्स के लिए एक क्विक रिवीजन होगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से याद रहें। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। 1. किनेमैटिक्स की जियोमेट्री, यानी हमारी भौतिक दुनिया की मैपिंग। दूसरा हिस्सा 2. कार्टेशियन बेसलाइन, जहां रोटेशन के आयाम बिल्कुल शून्य होते हैं। कार्टेशियन स्पेस की सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? यहां जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, आई, जे, के, वो बिल्कुल स्टैटिक होते हैं। मतलब वो कभी अपनी दिशा नहीं बदलते। इसका सीधा सा फायदा यह है कि यहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बेहद आसान हो जाता है। वे केवल पोजीशन के साधारण टाइम डेरिवेटिव्स होते हैं, और इसी वजह से यहां गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एकदम सीधा और सिंपल रहता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। 3. रोटेशन की चुनौती, 2D स्पिन की ओर कदम बढ़ाना। अब देखिए, गणित की गहराइयों में जाने से पहले अपने दिमाग में एक मेंटल मॉडल बनाना बहुत जरूरी है। हम यहाँ स्टैटिक और डायनेमिक फ्रेम्स के बीच का अंतर देख रहे हैं। स्टैटिक फ्रेम्स जैसे कि कार्टेशियन एक्सिस अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहते हैं, लेकिन डायनेमिक फ्रेम्स में ऐसा नहीं होता। वहाँ एक्सिस खुद पार्टिकल के साथ साथ मूव करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक डायनामिक या प्लेन पोलर फ्रेम में जो पोलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं, वो असल में ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के साथ साथ घूमते हैं, और क्योंकि ये वेक्टर्स मूव कर रहे हैं, इनके टाइम डेरिवेटिव्स शून्य नहीं होते। स्टैटिक सिस्टम के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक रियल गेम चेंजर जो आगे के सारे गणित को बदलकर रख देता है। तो इसका क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि एक रोटेटिंग फ्रेम नई तरह के एक्सेलरेशन को जन्म देता है। अगर हम प्लेन पोलर एक्सेलरेशन के स्ट्रक्चर को देखें तो पता चलता है कि कैसे रेडियल हिस्से में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फैक्टर जुड़ गया है और ट्रांसवर्स हिस्से में कोरियोलिस या एंगुलर एक्सेलरेशन फैक्टर आ गया है, और ये सब महज फ्रेम के घूमने की वजह से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। 4. 3D में विस्तार, जहां हम प्लेन को स्टैक या स्पिन करते हैं। यहां से हमारे सामने दो अलग अलग रास्ते आते हैं। एक, 2D प्लेन पोलर सिस्टम को 3D में ले जाने की मुख्य रूप से दो रणनीतियां हैं। पहली है रणनीति ए, जहां हम प्लेन को वर्टिकली एक के ऊपर एक रखकर एक सिलेंडर बनाते हैं, और दूसरी है रणनीति बी, जहां प्लेन को ही वर्टिकली रोटेट करके एक स्फीयर यानी गोला बना दिया जाता है। आइए रणनीति ए को थोड़ा करीब से समझते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स असल में 2D प्लेन पोलर सिस्टम और एक स्टैटिक Z एक्सिस का ही एक शानदार मिश्रण है। ध्यान दीजिए कि यहाँ XY प्लेन बिल्कुल 2D स्पिन की तरह काम करता है, जबकि Z एक्सिस बिल्कुल पुराने कार्टेशियन तरीके से स्थिर वर्टिकल ऊंचाई को संभालता है। ये डायनामिक रोटेशन और स्टैटिक ऊंचाई का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है। अब रणनीति बी यानी स्फेरिकल मैथ को देखने से पहले एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, और वो है डेक्लिनेशन एंगल। ये किसी टॉप पोल से नीचे की ओर मापी गई एक वर्टिकल ड्रॉप है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक्सिस के चारों ओर का रोटेशन नहीं दिखा रहा है, बल्कि सिर्फ नीचे की ओर का एक झुकाव है। और यहां स्फेरिकल एंगल्स का लॉजिक और भी साफ हो जाता है।
इन दो एंगल्स के बीच का अंतर समझना किनेमैटिक्स में एक बहुत बड़ा स्टेप है। एंगल फाई एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट स्पिन को संभालता है, वहीं दूसरी तरफ एंगल थीटा उस वर्टिकल डिक्लिनेशन ड्रॉप को दर्शाता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। थीटा कोई एक्सिस रोटेशन नहीं है और इन दोनों को अलग-अलग समझना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं इवोल्यूशन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर, स्फेरिकल पोलार कोऑर्डिनेट्स। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दो पूरे रोटेशंस शामिल हैं, तो जाहिर है इसका गणित थोड़ा जटिल होगा। एक कॉम्प्लेक्स क्रॉस एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इन गतिविधियों को डिफाइन किया जाता है, जिसका असर आप इस लंबे और थोड़े डरावने से दिखने वाले काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में साफ देख सकते हैं। पांचवा हिस्सा 5 सही सिस्टम चुनना, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से सही टूल का सिलेक्शन। आपको कौन सा गणितीय टूल इस्तेमाल करना है ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम की बेस ज्योमेट्री क्या है। अगर लीनियर ट्रांसलेशंस की बात हो रही है तो कार्टेशियन सिस्टम या क्यूब सबसे परफेक्ट है। अगर अक्षीय समरूपता यानी एक्सियल सिमेट्री है तो सिलेंडर का इस्तेमाल होगा, और अगर पॉइंट सिमेट्री है जैसे कि अंतरिक्ष के मामलों में तो स्फीयर सबसे बेहतरीन विकल्प बन जाता है। और अब छठा और आखिरी हिस्सा 6 स्टूडेंट्स के लिए एक क्विक रिवीजन, इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ जोड़कर देखना। यह सिस्टम सिलेक्शन मैट्रिक्स साफ तौर पे कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल सिस्टम के बीच के ट्रेड ऑफ्स को दिखाता है। देखिए, कार्टेशियन का गणित सबसे सिंपल है, पर इसकी अपनी सीमाएं हैं। सिलिंड्रिकल सिस्टम 2D रोटेशन और स्टैटिक ऊंचाई का एक बढ़िया बैलेंस है, और स्फेरिकल सिस्टम जिसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री लगती है, वो ऑर्बिटल फोर्सेस और अंतरिक्ष की कैलकुलेशंस के लिए बिल्कुल आइडियल है। और अब आज के इस ट्यूटोरियल की सबसे बड़ी फाइंडिंग, यहाँ 0 से लेकर 2 रोटेशन तक काइनेटिक एनर्जी का इवोल्यूशन सामने आता है। इसका आर्किटेक्चरल नियम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। लीनियर आयाम हमेशा एक सिंपल स्क्वायर डेरिवेटिव का योगदान देते हैं, लेकिन एंगुलर आयामों को हमेशा एक रेडियल स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर की जरूरत पड़ती है ताकि उस रोटेशन को फिजिकल वेलोसिटी में बदला जा सके। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत पैटर्न है। तो इस पूरे ज्यामितीय ब्लूप्रिंट को समझने के बाद जरा इस आखिरी सवाल पर विचार कीजिएगा। ये ज्यामितीय संरचना आखिर किस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड की गति को कंट्रोल करती है? एक छोटे से घूमते हुए लट्टू की डगमगाहट से लेकर सूर्य का चक्कर लगाते विशाल ग्रहों की कक्षाओं तक, हर चीज इन्हीं नियमों से बंधी हुई है ना कमाल की बात? इस पर जरूर सोचेगा और अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखेगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।